Hello friends, how are you? My name is GH Yogesh Verma. Friends, we are doing GST crash course in 30 days. हम 30 दिनों के अंदर जीएसटी के जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो यहाँ पर देखेंगे ताकि आप 30 दिन के अंदर जीएसटी में एकदम एक्सपर्टाइज हो जाएं कि क्या कंप्लाइंसेस होती है जीएसटी की। और ये वीडियो आपको इसके अंदर बहुत हेल्प करेगी। आज हमारा डे नंबर 3 है और इससे पहले हमने डे 1 में देखा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन लायबल है। फिर अपन ने देखा था सेकेंड डे में कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जब अपन को अलॉट हो जाता है तो क्या कंप्लाइंसेस है और क्या अपन को इनवॉइसेस वगैरह किसी इशू करने होते हैं जब अपन सप्लाई वगैरह करते हैं। आज हमारा डे नंबर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ई वे बिल के ऊपर है कि जब अपन इनवॉइसेस बना लेते हैं तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो कब कैसे बनता है और उसकी क्या वैलिडिटी है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, वो अपन आज इस क्लास के अंदर देखेंगे। पीपीटी में अपन जाने से पहले इसका जो बेसिक है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो ई वे बिल है वह कब लायबिलिटी बनती है कि अपन ई वे बिल बनाएं। ई वे बिल बनाने में जो सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है। अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू मोर देन 50,000 है या 50,000 है तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। ठीक है, ई वे बिल चाहे इंटर स्टेट हो या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो, दोनों केस के अंदर ई वे बिल बनेगा। ठीक, ये तो है इसकी जो लिमिट है कि कब अपन को ई वे बिल बनाना होता है। अब इसकी देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे बनता है ई वे बिल। ई वे बिल है बेसिकली इसके टू पार्ट्स होते हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। जो पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर बेसिकली जो सप्लायर है उसकी डिटेल्स जाएगी, रिसिपिएंट है उसकी डिटेल्स जाएगी और जो गुड्स है जिसके अपन सप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल जाएगी। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर जो ट्रांसपोर्टर है उसकी डिटेल जाएगी, व्हीकल नंबर जो भी है वो जाएगा और जो आईडी है ट्रांसपोर्टर की वो इसके अंदर जाएगी। पहले अपन ने देख लिया कि कब जो ई वे बिल है बनाने की लायबिलिटी आती है। फिर अपन ने देखा कि ई वे बिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब अपन देखेंगे कि जो ई वे बिल है उसकी वैलिडिटी कितने टाइम की होती है। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल की जो वैलिडिटी है दोस्तों वो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
सप्लायर और जो रिसिपिएंट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, उस पर उसकी वैलिडिटी डिपेंड करती है। जो ईवेबल होता है इसकी वैलिडिटी होती है 100 किलोमीटर 1 डे, यानी पर 100 किलोमीटर की उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 दिन की होती है। अगर 200 किलोमीटर है तो जो वैलिडिटी होगी वो 2 दिन की होगी। अगर 250 किलोमीटर है तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 दिन की होगी। ये पर 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ पर ये वर्क करता है। तो अगर आपका जो किलोमीटर है वो 110 भी है तो भी आपकी जो वैलिडिटी है वो होगी 2 दिन की। ठीक है, अब अपन जो अपनी पीपीटी है उसके जरिए देखते हैं ई बिल की इम्पोर्टेंस। अंडरस्टैंडिंग ई-वे bills under GST. This document provides a comprehensive guide to understanding electronic way bills (e-way bill) under India's goods and service tax regime. E-way bills are crucial for business involved in the interstate transportation of goods, ensuring compliance with tax regulation and streamlined logistic process. ये किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और जो जीएसटी की कंप्लायंसेस है उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन आप इंटर या इंट्रा डे करते हैं, इंटर या इंट्रा ट्रांजैक्शन करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, तो जो ई बिल है वो आपको बनाने की रिक्वायरमेंट होती है अगर उस लिमिट के अंदर फॉल करते हैं। व्हाट आर ई वे बिल्स? ई वे बिल्स होते क्या हैं? ई वे बिल्स आर electronic generated document required for the movement of goods across the state borders within India. They are a key component of GST regime designed to regulate the movement of goods and ensure the appropriate tax are paid. E-way bills are mandatory for all interstate transportation of goods exceeding rupees 50,000 in value, excluding exempt categories. This includes goods being transported for supply, job work, inward supply from an unregistered person. तो बेसिकली क्या कर आपकी जो लिमिट है वो लिमिट अगर क्रॉस करती है ₹50,000 से, तो आप पर जो ई वे बिल है उसकी लायबिलिटी बन जाती है। जो ई वे बिल की जो लिमिट है वो कैलकुलेट करने के लिए जो एग्जाम सप्लाई होती है उसको अपन यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, ई वे बिल चाहे आप सप्लाई करो या जो वर्क पे दो या किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करो, तीनों केस में आपको जो ई वे बिल है वो आपको बनाना कंपलसरी है। ये नहीं कि आप रजिस्टर्ड पार्टी से खरीद रहे हैं तो ही आप जो ई वे बिल है वो बनाएंगे। उस केस में आप बना सकते हो अगर वो जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, अगर आप जो लिमिट है वो 50,000 से ऊपर। ई वे बिल जनरेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ई वे बिल कैसे जनरेट होता है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर होती है? The responsibility for generation of an e-way bill typically lies with the registered supplier of the goods. जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उस पर ई-वे बिल बनाने की लायबिलिटी होती है जो भी सप्लाई कर रहा है गुड्स। This supplier is accountable for ensuring compliance with e-way bill regulation and generating the document correctly. However, in certain scenarios, the responsibility can be delegated to other party involved in the transportation process. अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर रहता है तो उस पर जो लायबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है ई बिल के केस में। तो वो कौन से केसेस होते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ट्रांसपोर्टर, इन केस वेयर द सप्लायर ऑथराइज ए ट्रांसपोर्टर
देन ए ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट ई-वे बिल। अगर जो सप्लायर है वो ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज करता है कि आप मेरे बिहाफ पे ई-वे बिल जनरेट करो, तो एक जो ट्रांसपोर्टर होता है वो ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। दिस स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक ऑपरेशन पर्टिकुलर फॉर ट्रांसपोर्टर कंपनीज हैंडलिंग मल्टीपल कंसाइनमेंट। कुछ जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है वो मल्टीपल कंसाइनमेंट पे डील करती है कि जो कंसाइनमेंट छोटे-छोटे होते हैं, और तो छोटे-छोटे जो कंसाइनमेंट वर्क होते हैं तो वो इकट्ठा होके कहीं दूसरे स्टेट के अंदर जाते हैं या विद इन स्टेट उसको सप्लाई करते हैं। तब उस केस के अंदर जो ट्रांसपोर्टर होता है वो ई-वे बिल जनरेट करता है, क्योंकि जो क्वांटिटी होती है वो आपकी बहुत कम होती है, तो बहुत से जो सप्लायर्स है उसका एक इकट्ठा कंसाइनमेंट वो जाता है, तो उस केस में वो जो ट्रांसपोर्टर है वो ई-वे बिल बनाएगा। फिर है ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड कुरियर एजेंसी। When goods are shipped through e-commerce platform or courier service, then the entity may be responsible for generating e-way bills authorized from the concerned. अगर ई कॉमर्स के थ्रू या कुरियर एजेंसी के थ्रू आप गुड्स को सप्लाई करते हैं तो ई-वे बिल बनाने की जो लायबिलिटी है वो किस पे आती है? ई कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी के ऊपर आती है। फिर है ई-वे बिल स्ट्रक्चर। ई-वे बिल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? ई-वे बिल का स्ट्रक्चर के अंदर ये टू पार्ट्स होते हैं, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। जो पार्ट नंबर ए है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स जाएगी? पार्ट ए इंक्लूड्स की डिटेल्स सच एज जीएसटी ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ। जो जीएसटी नंबर है वो सप्लायर और रिसिपिएंट के उनकी एड्रेस, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, इनवॉइस का नंबर क्या है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, क्या गुड्स की सप्लाई हो रही है उसकी डिटेल्स जाएगी, उसके एचएसएन कोड जाएंगे, क्वांटिटी जाएगी, वैल्यू, टैक्स अमाउंट जो भी है वो पार्ट ए में जाएंगे। फिर अब पार्ट बी के अंदर जो ट्रांसपोर्टर है उसकी डिटेल्स जाएगी यहाँ पर। पार्ट बी कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसपोर्टर, व्हीकल्स डिटेल्स एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड डेटा सच एज व्हीकल नंबर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बाय रोड, एयर है, उस सब चीज की जो डिटेल है वो पार्ट नंबर बी के अंदर जाएगी। फिर है ई-वे बिल की वैलिडिटी। जो ई-वे बिल है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? इनिशियल वैलिडिटी। द इनिशियल वैलिडिटी period of an e-way bill depend on the distance the goods are being transported. For distance up to 100 किलोमीटर the validity is 1 day। यानी जो 100 किलोमीटर है उस तक जो वैलिडिटी है वो कितने दिन की होगी? 1 दिन की। This validity period is extended by 1 additional day for every subsequent 100 किलोमीटर और पार्ट thereof। इसकी जो वैलिडिटी उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं हम? उसको पर किलोमीटर के अनुसार उसको 1 डे की एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर 110 किलोमीटर है तो 2 डेज की वैलिडिटी होगी, 200 डेज है तो 2 डेज की, 250 किलोमीटर है तो क्या होगा? 3 डेज की वैलिडिटी होगी। स्टेट स्पेसिफिक प्रोविजन। कुछ स्टेट होते हैं तो वो जो ई-वे बिल है उसका जो पीरियड है उसके अंदर छोड़ देते हैं कि आप जो ई-वे बिल है उस पर आप अपने रूल रेगुलेशन बना सकते हो। Individual state have the authority to specify short-term validity period based on their specific requirement. Therefore, it is essential for business to check the regulation of the specific state involved in the transportation of it. तो ई-वे बिल है उसमें जो रूल रेगुलेशन है उसके अंदर स्टेट भी अपने रूल बना सकता है, तो आपको जो अपने पर्टिकुलर स्टेट है उसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि उसने क्या कंपलसरी लिमिट है वो रख रखी है ई-वे बिल के ऊपर, तो उसका नॉलेज होना भी आपको जरूरी होता है। अपडेटिंग ई-वे बिल्स। इफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर ड्यूरिंग द ट्रांजिट, the transporter must update the vehicle details in part B of e-way bill on the GST portal.
This ensure that the tracking information remain accurate and up to date throughout the transport process. जब आप जो व्हीकल है तो उसको अगर आप चेंज करते हैं एक व्हीकल से दूसरे में, अगर आप गुड्स को रखते हैं तो जो आपका पार्ट भी है उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा कि आपने जो व्हीकल है उसको चेंज कर दिया है। तो जो ट्रांसपोर्टर होता है वो इस पार्ट बी को फिर अपडेट करेगा। ई वे बिल एग्जम्पशन, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनमें ई वे बिल की एग्जम्पशन लिमिट बता रखी है कि अगर उन गुड्स की आप सप्लाई करते हो तो आपको ई वे बिल बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। Certain categories of goods are exempted from the requirement to generate e-way bill. This is intended to simplify the movement of essential goods and reduce administration burden for specific types of transportation. पहले कौन सी essential commodity? Goods deemed essential for public consumption such as food items, medicine are often exempt from e-way bill requirement. जो नेसेसिटी की जो गुड्स है उनके लिए ई वे बिल की जो कंपल्सरी है वो उसको हटा दिया है, उनको ई वे बिल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान, गुड्स ट्रांसपोर्ट टू these neighboring countries are typically exempt from e-way bills regulation subject to specific condition. आप अगर नेपाल भूटान इसके अंदर गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आपके लिए भी ई-वे बिल की जो लायबिलिटी है उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। स्पेसिफाइड कैटेगरीज, other exempted categories include natural and cultural perils, certain types of gemstone and other goods specified है तो गवर्नमेंट, जैसे सोना वगैरह हो गया, चांदी वगैरह हो गया, तो उस केस के अंदर भी आपकी ई-वे बिल की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। Specific provision and consideration. In addition to exemption, there are specific provisions that provide flexibility in e-way bill generation for certain scenarios. These provisions aim to address practical situations where the standard e-way bills rule may not be applicable. Unregistered person. If the movement of goods is caused by an unregistered person, a specific provision applies, allowing for alternative way to document the movement of goods. तो जब अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो अगर गुड्स की मूवमेंट करता है तो उसके लिए ई-वे बिल बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। शॉर्टर डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, for transportation within a state over short distance, example 20 km, special provision may allow for simplified document or exemption from e-way bill requirement. यानी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विद इन 20 किलोमीटर के अंदर है तो आपको जो ई-वे बिल है वो बनाने की वहाँ पर छूट दी जा सकती है। तो ये आप अपनी जो स्टेट है उसकी जो कंडीशन है वो उसको चेक करिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो लायबिलिटी है वो डिसाइड होगी। बेनिफिट्स ऑफ एन ई-वे बिल, ई-वे बिल बनाने की जो बेनिफिट्स है वो क्या क्या होते हैं? एनहांस कंप्लायंसेज, ऑपरेशनल इफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहला एनहांस कंप्लायंसेज। ई-वे बिल्स encourage tax compliances by ensuring that the goods are accompanied by proper document, reducing likelihood of tax evasion, जो टैक्स की चोरी है उसको रिड्यूस करता है। This promotes a fair, transparent tax system for all stakeholders. Second है operational efficiency. E-way bills streamline logistic process by facilitating faster, clean and at state border and checkpoint, reducing transit delay. This lead more efficient transportation and delivery of goods. तो ट्रांसपोर्टेंट जो होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है कि उसकी जो डॉक्यूमेंट बनाने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है सारा। अब ईआरपी बेसिस वर्क होता है तो वो भी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकता है उस चीज़ को। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई-वे बिल्स एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स कलेक्शन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, fostering between business transporter and tax authority. This create a more accountable and reliable business environment.
इम्पैक्ट ऑफ ई-वे बिल्स ऑन बिजनेस, बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ा ई-वे बिल बनाने से। ई-वे बिल्स आर